गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? फाइन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको हु, हुम और दैट इनके यूज के बारे में बताए थे। आज की क्लास में ये देखेंगे कि दैट को विच के साथ भी ले लेते हैं, कि जिस तरीके से मैं दैट को एक हु के रूप में सब्जेक्टिव केस में, दैट को हुम के रूप में एक ऑब्जेक्टिव रूप में, दोनों तरीके से यूज किए। यानी दैट का यूज किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि दिस इज द बॉय हु टीचेज मी इंग्लिश। यहाँ पर मैंने हु को सब्जेक्टिव केस के रूप में, हु की पहचान में ये है कि हु के बाद में जो भी प्लेस करता हूँ वो वर्ब रहता है। अब इसी सेंटेंस में अगर हुम को यूज करता हूँ, हुम भी पर्सन्स के लिए यूज होता है, हु भी पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि हु सब्जेक्टिव केस में, वहीं पर हुम ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये हुम का अगर एग्जांपल देता हूँ तो दिस इज द बॉय हुम आई टीच। अब ये हुम आई टीच, तो यहाँ पर हुम के बाद में मैंने आई प्लेस किया, तो ये हुम के बाद में एक सब्जेक्टिव केस, जबकि हु के बाद में वर्ब प्लेस करता हूँ। दैट को भी हु के फॉर्म में यूज कर लेते हैं एक सब्जेक्टिव केस के रूप में। जैसे दिस इज द बॉय दैट टीचेज मी इंग्लिश। अब यहाँ पर मैं हु की प्लेस पर दैट को भी यूज कर लिया, तो दैट भी एक सब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव करता है। जिस तरह हु को यूज एक सब्जेक्टिव केस के रूप में करता हूँ, उसी तरीके से दैट को भी मैं एक सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। दैट को हुम के लाइक, जिस तरीके से हुम को एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है, उसी तरीके से दैट को भी एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज कर लेते हैं। तो जैसे दिस इज द बॉय दैट आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर दैट एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। तो ये देखे थे, अच्छा दैट के डिफरेंट यूजेस भी देखे थे कि दैट को मैं किन किन स्थितियों में, दैट के बारे में ये देखा था कि दैट एक पर्सन्स के लिए यूज होता है। दैट का यूज मैं थिंग्स के लिए भी करता हूँ। दैट का यूज पर्सन के लिए करता हूँ, दैट का यूज मैं थिंग के लिए भी करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड, इसका डिटेल मैंने दैट के बारे में आपको बताया था कि दैट को किन किन स्थितियों में यूज करते हैं। एक आपने ये देखा था कि वो जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया रहता है, तो उसके बाद में हु का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बेस्ट बॉय, दिस इज द बेस्ट बॉय दैट आई नो। अब ये इसके बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहता है, इसके बाद में हु का यूज एक सब्जेक्टिव केस के रूप में या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं करते हैं। उस स्थिति में क्या रहता है कि दैट, सुपरलेटिव डिग्री की स्थिति में हु का यूज ना करके उसकी जगह दैट का यूज करते हैं। दैट के और डिफरेंट यूजेस देखे थे कि दैट का मैं किन किन स्थितियों में यूज करता हूँ। आज की क्लास में आप ये देखेंगे एक वर्ड आपका हुज और विच। अब हुज के बारे में देखता हूँ कि हुज ये पर्सन के लिए, पर्सन के लिए पॉसेसिव केस में, हुज का यूज करता हूँ पर्सन के लिए पॉसेसिव केस में। अच्छा, इसको पर्सन के अलावा थिंग्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। इसी पॉसेसिव केस को यहाँ पर ये विच, इसके बारे में अब इसके दोनों को टैली करेंगे। विच को थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, विच का यूज मैं करता हूँ थिंग्स और एनिमल्स के लिए, और इसका जब पॉसेसिव केस बनाता हूँ, पॉसेसिव केस के रूप में ऑफ विच लिख देते हैं। एक चीज़ आपने और देखा था कि हुम का जो यूज किए थे, तो हुम के यूज में हुम को मैं एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करता हूँ। हुम को एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। लाइक दिस इज द बॉय टू हुम आई वॉज कॉलिंग।
यहाँ पर मैंने टू whom यानी whom से पूर्व टू लगा दिया, तो ये जो टू है दिस इज वन काइंड प्रीपोजिशन। इसी से पहले यानी कि दिस इज द बॉय टू whom आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसी को दिस इज द बॉय विद whom आई वॉज गोइंग टू कानपुर। तो यहाँ पर विद दिस इज ऑल्सो वन काइंड प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर whom जो है इसके पहले मैं कोई भी प्रीपोजिशन मैंने टू लगा के बोल दिया, मैंने विद लगा के बोल दिया, मैंने विदाउट लगा के बोल दिया। अब इसको मैं इस विच को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी, इस विच को, इस whom को या इसी विच को पॉसेसिव केस के रूप में भी, यानी विच से पूर्व। अब जैसे मैं whose का यूज करता हूँ, ये पॉसेसिव केस के रूप में करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, दिस इज द गर्ल whose father is a doctor। यहाँ पर ये whose लगा है, ये पोजीशन सोवर है किस पर, ये इसके लिए एक एंटीसीडेंट का काम करेगा। अब यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट किया है, तो ये मैं आपसे पहले भी बता चुका था कि जो ये एडजेक्टिव क्लॉज रहता है, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी पार्ट है दैट इज रिलेटिव, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब इसके एंटीसीडेंट को देखकर, इसके बाद में जो भी प्रीपोजिशन लगाता हूँ वो भी इसी एंटीसीडेंट को देखकर। लाइक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, द रूम whose doors are painted look attractive। यहाँ पर ये लुक, ये जो मेन वर्ब में, द रूम whose doors are painted look attractive, यहाँ पर मैं थिंग्स के लिए भी whose का यूज किया। इसके साथ में ये एक पोजीशन सुवर है, इसी सेंटेंस को द रूम इस whose की जगह ऑफ विच doors are painted look attractive। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि whose और which बेसिकली थिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब इस which से पूर्व ऑफ लगा देते हैं तो ये एक पॉसेसिव केस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक पॉसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन जो पोजीशन शो करता है। जिस तरह से whose को एक पोजीशन शोविंग के रूप में यूज करते हैं, तो whose की जगह पर मैं ऑफ विच भी लगा सकते हैं। यानी कि जिस तरह से, अच्छा ये विच और दैट, ये दोनों के दोनों वर्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों के दोनों वर्ड थिंग्स के लिए यूज में आते हैं। यहाँ पर जो दैट रहता है वो पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए, वहीं पर विच का यूज ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए। विच से पूर्व मैं प्रीपोजिशन लगाकर, विच से पूर्व जिस तरीके से whom से पूर्व प्रीपोजिशन लगाकर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इस whom को इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से विच से पूर्व भी प्रीपोजिशन लगाकर इसको एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने विच से पूर्व ऑफ लगा दिया तो एक पॉसेसिव केस में कन्वर्ट हो जाता है और whose का सेंस देता है जो इस नाउन के साथ पोजीशन शो कर रहा था। इसी तरीके से ये विच भी, तो इसका मीन क्या है कि जो सेंस हमको ये whose लगा करके देता है, यानी कि द रूम whose doors are painted look attractive। अब यहाँ पर ये जो डोर्स दिया ये एक प्लूरल नंबर है। अब ये द रूम whose doors are painted look attractive, इसी सेंटेंस को द रूम ऑफ विच डोर्स आर पेंटेड लुक अट्रैक्टिव, यहाँ पर मैंने ये देखा कि दैट का यूज में जो किए थे, द हाउस
यहाँ पर हाउस से पो यानी कि द हाउस विच इज रेड, हाउस एक नॉन लिविंग, इसके साथ में मैं विच। अब जो इसके जो वर्ब सेलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए जो एंटीस्टेंट है ये हाउस, तो हाउस एक सिंगुलर नंबर, द हाउस विच इज रेड इज माइन। इसी सेंटेंस को द हाउस, इसको दैट से भी बना सकते हैं, दैट इज रेड इज माइन। इस तरह। अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा मिस्टेक, देखिए द रूम हुज डोर्स आर पेंटेड, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में एंटीस्टेंट ये रूम है। जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब इसके एंटीस्टेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एंटीस्टेंट का नंबर सिंगुलर है, इट मीन्स यहाँ पर लुक्स करूँगा, यानी कि द रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, यानी ये चीज़ इसको फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से द रूम ऑफ विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, यानी इसमें जो भी वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो वर्ब इस एंटीस्टेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, इसके बाद में जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन भी इसी एंटीस्टेंट के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से मैंने हुम का यूज किया था ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, हुम से पूर्व यानी हुम किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, द सेम विच भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, द पेन द पेन विद विच आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इच विच से पूर्व हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। द कोट ऑन विच आई वॉज सिटिंग बिगेन टू क्रैक, यहाँ पर इस विच से पहले ऑन लगा दिया। तो मेरे कहने का मीन ये था कि जिस तरीके से दैट को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से यूज करते हैं, दैट का यूज मैं पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में, इसी तरह विच का यूज भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में करते हैं। अब यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसके पहले मैंने आपसे ये बोला था कि विच को किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, द कोड ऑन विच, अब ये यहाँ पर ये एंटरटेन आई वॉज सिटिंग बिगेन टू क्रैक। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जिसमें विच को एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि विच जो रहता है ये किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक सब्जेक्ट के रूप में भी और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी। दिस इज द हाउस, इन दोनों सेंटेंस में मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर विच लगा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर विच लगा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के रूप में यूज करने में इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में मेन वर्ब
और अगर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में सब्जेक्ट, दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर मैं इस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूँ तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करने में इसके ठीक बाद में मेन वर्ब। आपने विच के बारे में ये देखा कि विच को एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, विच को थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थिंग के लिए यूज कराया। विच एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें यह विच जो एक सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, दिस इज द हाउस विच माई ग्रैंडफादर बिल्ट। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि विच के बाद में एक सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बाद में एक मेन वर्ब। तो जिस तरह से दैट का यूज मैं करता था, इसको मैं दैट लगा करके भी बना सकते हैं। दिस इज द हाउस दैट बिलोंग्स टू माई अंकल। यहां पर ये देख रहे हैं कि दिस इज द हाउस दैट बिलोंग्स टू माई अंकल। यहां पर ये दैट जिस तरीके से बीच एक को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इसी तरीके से मैं दैट को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए। इसी को दिस इज द हाउस दैट माई ग्रैंडफादर बिल्ट। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में मैं ये देख रहा हूं कि विच को और दैट को, इन दोनों को मैं सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। विच और दैट को मैं ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों की यूजिंग में जो थिंग्स के लिए यूज करता हूँ, एक डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्या रहता है कि विच से पूर्व हम प्रीपोजिशन लगाकर, लेकिन दैट से पूर्व प्रीपोजिशन लगाकर यूज नहीं करेंगे। लाइक दिस इज द पेन, विद विच आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इसकी जगह पर दैट लगाकर नहीं यूज करेंगे, विद दैट ऐसा नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट विच को बना लेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट को नहीं बनाते। इस विद को लिखने का एक और तरीका है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगाकर इस विद को सेंटेंस के लास्ट में भी लिखकर बना सकते हैं। कैसे? दिस इज द पेन विच आई वाज राइटिंग अ लेटर विद। इस विद को उठाकर के सेंटेंस के एंड में भी रखकर बना सकते हैं। जिस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रखकर इस रिलेटिव प्रोनाउन को इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, इस विद को उठाकर मैं सेंटेंस के एंड में भी रखकर, तो इस तरह से मैंने ये देखा कि विच और दैट जो रहता है, विच जो रहता है, इसको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। विच को उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, इस विच को किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वहीं पर दैट को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, दैट को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दैट को किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि वुज और विच, इन दोनों को पॉसेसिव केस के रूप में यूज करते हैं। पोजीशन शोविंग के लिए वुज, वहीं पर विच जो रहता है उसको भी पोजीशन सोवर में कन्वर्ट कर लेते हैं विच से पूर्व ऑफ लगाकर। यानी जो हमको वुज देता है वही वैल्यू हमको
ऑफ विच देता है। तो ऑफ विच और हुज ये दोनों इक्विवेलेंट वर्ड हैं। इस तरह से मैं विच और हुज किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में, जैसे आपने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, द ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस केस में भी मैं हुज यूज कर लेते हैं। इसी हुज को ट्रायंगल के केस में ऑफ विच के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जो प्रेसिजन शो करता है। इसमें अ ट्रायंगल ऑफ विच 3 साइड्स आर इक्वल दैट इज इक्विलैटरल। तो यहाँ पर प्रेसिजन शोविंग हो रहा है, तो प्रेसिजन शोविंग के लिए हुज और ऑफ विच दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोनाउन बट भी रहता है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये बट के बारे में आपने एक कंजंक्शन के रूप में भी पढ़ा। बट को मैंने जब आपको पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इसको जब इलुस्ट्रेट किए थे, जब इसको एक्सप्लेन किए थे, तो इसी बट को एक प्रीपोजिशन के रूप में भी ले लेते हैं। तो यानी इस बट के कितने यूज हैं। बट एक को इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन, बट एक कंजंक्शन के रूप में भी यूज में आता है। बट का यूज एक प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन के रूप में देखे थे। प्रीपोजिशन के रूप में जब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज कराया था, तो इस प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, एवरीबडी वाज इनवाइटेड। बट मी, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये प्रीपोजिशन की तरीके से रोल कर रहा है। यहाँ पर बट एक प्रीपोजिशन के लाइक यूज किए, एवरीबडी वाज इनवाइटेड बट मी। इस प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इस तरीके से मैं बट को एक प्रीपोजिशन के रूप में, बट को कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। लाइक I called him, but he didn't stop। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि बट ये दो सेंटेंस द कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पर ये बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तरीके से एक एडवर्सेशन करता है, एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो ये बट देखिए वर्ड एक ही है और एक ही वर्ड के डिफरेंट यूजेज है। यहाँ पर मैं प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया, यहाँ पर मैं कंजंक्शन के रूप में, और इस तरीके से दो सेंटेंसों को ज्वाइन कराकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो बट वर्ड करता क्या है, ये एडवर्सेशन करता है, किसी एक स्टेटमेंट का विरोध व्यक्त करता है कि मैंने उसे पुकारा लेकिन वह न रुका, फिर भी वह न रुका। तो यहाँ पर ये बट का सेंस एक कंजंक्शन की बात है। अब इसी बट को एक रिलेटिव प्रोनाउन की फील्ड में आपने ये देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, और जिसकी क्वालिटी को या जिसके बारे में कुछ बताता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। और एंटीसीडेंट की प्लेसिंग कहाँ रहती है, एंटीसीडेंट की प्लेसिंग इस रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजंक्शन के रूप में यूज में आ रहा है इसके ठीक पहले। अब इस कंजंक्शन के बाद में इस कंजंक्शन को जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अच्छा एक चीज़ और रहता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन के तरीके से यूज में आता है। इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसी और कंजंक्शन के यूज नहीं करते, क्योंकि डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं यूज में आएगा। अब ये जो जिसकी क्वालिटी को ये डिफाइन कर रहा है उसे एंटीसीडेंट, इस रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजंक्शन की फॉर्म में है इसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो इसी एंटीसीडेंट के
नंबर के अकॉर्डिंग, इसी एंटीस्टेंट के पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन, इसका यूज देखेंगे किस तरह से करेंगे। देयर इज नो वन, बट सामी। इस सेंटेंस का मीन क्या है कि देयर इज नो वन, यानी कोई नहीं, जिसने, इस बट का सेंस क्या रहता है, जिसने नहीं, जो नहीं, यानी देयर इज नो वन या देयर वाज नो वन, इसको वाज कर दिया। देयर वाज नो वन बट सामी, यानी कोई नहीं का जिसने मुझे न देखा हो। द सेम एग्जाम्पल, देयर इज नो वन बट न्यू द हिस्ट्री ऑफ रामायण। यहाँ पर बट का मीन क्या रहता है? बट का मीन हु डज नॉट नो, यानी जो नहीं जानता है। इस बट का मीन क्या है? हु डज नॉट। तो यहाँ पर इसका मीन क्या है कि देयर इज नो वन, कोई नहीं है, बट न्यू द हिस्ट्री ऑफ रामायण, यानी जो रामायण की इतिहास को नहीं जानता था। यानी कि देयर इज नो वन बट न्यू द हिस्ट्री ऑफ रामायण। तो यहाँ पर मैं बट के बारे में ये बता सकता हूँ कि बट को एक कंजंक्शन के अकॉर्डिंग, बट को एक प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, और उसी बट को एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में, यानी तीनों तरीके से। अब वर्ड एक ही है लेकिन उसका यूजेज डिफरेंट वेज है कि इसको मैं प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, इसको मैं कंजंक्शन के अकॉर्डिंग, इसको मैं रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में बट को यूज कर लेते हैं। इसमें एक वर्ड मैंने एज भी लिखा है। एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन रहता है। आपने सच, और सच के साथ में एज आता है। इसके पहले मैंने सेम बताया था कि द सेम। इसके बाद में ये बोला था कि द सेम के बाद में आई या दैट में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। सेम के साथ में वैसा ही की सेंस में सेम, और इसके लिए आई या दैट दोनों में से किसी एक वर्ड को ले लेते हैं। दैट का यूज में उस स्थिति में करते हैं कि जब किसी वर्ब का स्पष्ट होना पाया जाता है। जैसे मैंने बोला, दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन। यहाँ पर दैट डिसीव्ड मी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कोई वर्ब स्पष्ट देता है, अगर कोई वर्ब स्पष्ट देता है तो उस कंडीशन में मैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूँगा। अगर इसमें वर्ब स्पष्ट नहीं देता है, लाइक दिस इज द सेम पेन, दैट योर्स इज, दिस इज द सेम पेन दैट योर्स इज। यहाँ पर योर्स एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में आपने ये देखा था कि पॉसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में, तो जहाँ पर वर्ब स्पष्ट नहीं रहता है, सॉरी यहाँ पर तो वर्ब स्पष्ट नहीं कहा, तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर मैं दैट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आइज यूज करूँगा। जैसे यहाँ पर वर्ब स्पष्ट था, तो जहाँ पर वर्ब स्पष्ट होगा तो वहाँ पर तो दैट यूज करता हूँ, और जहाँ पर वर्ब अस्पष्ट होता है तो उस कंडीशन में मैं आइज यूज करता हूँ। तो आइज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। इसके बाद में सच के केस में भी उसका अगर फॉर्मेशन, अगर जैसे किसी सेंटेंस को फॉर्मेशन सच ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह का है तो ऐसी कंडीशन में हम एज यूज कर लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल देते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एज आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर ये एज एक रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये इस तरह से एज यानी इस स्ट्रक्चर में हमको वर्ड की प्लेसिंग करना हो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज सच, सच वर्ड और भी लेंगे, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एज आई एक्सपेक्टेड। अब इसमें एक एज जो इस सच के बिना भी कर लेते हैं, लाइक ही आस्क्ड एज मेनी क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज ही कुड। इस कंडीशन में भी अगर मुझे किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करना होगा तो उस कंडीशन में एज का यूज एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने, इसमें मैंने आपको हु के बारे में बताया, होम के बारे में बताया, विच के बारे में बताया, दैट का यूज बताया। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसमें इस तरीके का दे रहे हैं कि जिसमें ये आप देखते हैं कि इस कंजंक्शन के बाद में प्रोनाउन हमारा किस तरह का जाएगा। इस कंजंक्शन के बाद में जिसे मैं रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देता हूँ, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब हमारा किस तरह का होगा। तो इसके पहले मैंने आपसे ये बोला था कि जो भी वर्ब का सिलेक्शन रहता है तो वो वर्ब का सिलेक्शन इंटेंडेंट को देख करके होता है, और इंटेंडेंट की प्लेसिंग कहाँ पर होती है, ये इंटेंडेंट की प्लेसिंग उस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले। अगर वो प्रोनाउन हमारा प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है तो उस स्थिति में जो भी वर्ब सेलेक्ट करूँगा वो उसके अकॉर्डिंग, उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग उसके आगे जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो भी उसी के मुताबिक होता है। तो इसमें देखिए मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे, अभी मैंने आपसे ये बात की थी कि जो भी एंटीजेंट रहता है इस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड उसी को एंटीजेंट बोला जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करता हूँ वो एंटीजेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, इसके बाद में जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं वो प्रोनाउन भी इसी एंटीजेंट के नंबर और जेंडर, वो पर्सन किस तरह का है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखता हूँ कि दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ सीइंग। दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यानी ये उसकी नॉवेल्स में से एक है। दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ सीइंग, जो देखने योग्य है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नॉवेल्स एक प्लूरल नंबर है। यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब इस पूरे को लेकर वन ऑफ हिज नॉवेल्स, इसका मीन क्या है कि वो जो नॉवेल्स थी वो नॉवेल्स प्लूरल नंबर और उनमें से एक, इसमें किसी एक सिंगुलर नंबर की बात नहीं कर रहा है। यानी मुझे जो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब इस एंटीजेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, अगर इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन गिवन हो तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखेंगे कि दैट के बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ ये इसके नंबर को देखकर, तो यहाँ पर आर सेलेक्ट करेंगे। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ सीइंग। अब ये जो
उस कंडीशन में यूज करते अगर इसी सेंटेंस का फॉर्मेशन दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, इसके बाद में ये रिलेटिव प्रोनाउन होता, तब मैं यहाँ पर आर नहीं करेंगे, तब यहाँ पर मैं इज, दैट इज बर्थ सीइंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि द ओनली का सेंस क्या रहता है? द ओनली का सेंस होता है एकमात्र। जैसे ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का एकमात्र यानी सिंगल। तो जहाँ पर इस तरह से इसमें द ओनली यूज होगा तो उस स्थिति में इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करूँगा वो सिंगुलर नंबर करेगा। अगर द ओनली शब्द नहीं दिया है तो उस स्थिति में यहाँ पर प्लूरल नंबर। इसको देखकर अब इस द ओनली की स्थिति में हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर एक मात्र की बात करेगा। और जहाँ पर एक मात्र इसका मतलब है कि जो इसमें इस कंजंक्शन दैट से पहले एंटीस्टेंट है, ये एंटीस्टेंट एक सिंगुलरिटी को व्यक्त करेगा। और जब इस सिंगुलरिटी को व्यक्त करेगा तो यहाँ पर मैं इज एक प्रॉपर वर्ब होगा। इसी तरह से इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट इज एवर हर्ड। अब यहाँ पर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब लगा है, ये वर्ब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, इसमें ये जो वर्ब का सिलेक्शन होगा इस एंटीस्टेंट लीडर्स के अकॉर्डिंग। अब लीडर्स का नंबर देखूं तो लीडर इस वन को नहीं देखेंगे, ये वन उन पूरे लीडर्स में से एक है। इसका मतलब है कि जो एंटीस्टेंट का कार्य कर रहा होगा वो एंटीस्टेंट एक प्लूरल नंबर को एक्सप्रेस करेगा। और अगर ये प्लूरल नंबर को एक्सप्रेस करेगा तो इसका मतलब है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज किया गया है ये वर्ब तो सिंगुलर का है, लेकिन जो भी इस सब्जेक्ट के यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। दैट के बारे में देखे थे कि दैट तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह के बिहेव करता है। अगर इसके ठीक बाद में वर्ब आता है तो पहचान इस वर्ब को देखकर इसकी पहचान करेंगे कि ये सब्जेक्ट के बाद यूज में है कि ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज में है। अगर इसके ठीक बाद में वर्ब आता है तो इसका मतलब है कि ये एक सब्जेक्ट की तरीके से यूज में आ रहा है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेट में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की बारी आती है। तो इसका मीन है कि ये अगर सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब होगा। अब करेक्शन करने की बात आती है तो करेक्शन में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर हैज नहीं, यहाँ पर हैव होना चाहिए। अब अगर इसी के पहले द ओनली लगा देता हूँ तो द ओनली लगाने की स्थिति में क्या होगा कि ये एक सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। देखेंगे इसी तरीके से द सेम, ही इज द ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। दैट, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि द ओनली अगर शब्द आता है तो इस कंजंक्शन के बाद में जिस जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद में एक सिंगुलर नंबर का, क्योंकि द ओनली एक मात्र एक सिंगुलरिटी को व्यक्त करता है। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर हैज चलेगा, हैज एवर हर्ड, यानी कि ही इज द ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट इज एवर हर्ड। इसी तरह इसमें भी होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोपोजल्स दैट इज एवर बीन मेड। अब यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इसके नंबर को देखता हूँ कि प्रोपोजल्स, अब ये प्रोपोजल्स एक प्लूरल नंबर का है, तो यहाँ पर द मोस्ट यूजफुल प्रोपोजल्स ये वन इस पूरे को लेकर इसको एक प्लूरल नंबर में कंसीडर करते हैं। और जब ये प्लूरल नंबर का होगा तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर हैव चलेगा, यहाँ पर हैज नहीं यूज करेंगे। तो यानी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट हैव एवर बीन मेड। अगर मैं इसी में द ओनली लगाता हूँ, दिस इज द ओनली
वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स। इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब ये द ओनली लगा दिया, तो द ओनली लगाने से क्या होगा कि एक सिंगुलरिटी को व्यक्त करेगा, और जब ये सिंगुलरिटी को व्यक्त करेगा तो यहाँ पर हैज यूज करेंगे, हैज इवन। इसके बाद बीन मेड। इस सेंटेंस में देखेंगे कि द फ्लावर्स विच ग्रो इन आवर गार्डन्स इज नॉट फॉर सेल। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब इज नॉट फॉर सेल। ये जो बात बताई गई है इज नॉट फॉर सेल, ये बात किसके लिए बोला गया है? इन फ्लावर्स के लिए। इज नॉट फॉर सेल ये किसके बारे में बोला गया है? इन फ्लावर्स के बारे में। और फ्लावर्स क्या है? इस विच का एक एंटीसेडेंट है। अब इसके नंबर को देखते हैं। यहाँ पर इसका नंबर मैं देख रहा हूँ कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल नंबर का है तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इज लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर ये क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए एंटीस्टेंट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एंटीस्टेंट का नंबर प्लूरल, तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर आना चाहिए। आर नॉट फॉर सेल, यानी कि द फ्लावर्स विच ग्रो इन आवर गार्डन्स आर नॉट फॉर सेल। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से, अगर इसको मैं इस तरीके से देखकर इसको देखकर करता तो इसको देख के करने में क्या है कि ये तो एक सिंगुलरिटी दिख रहा है, लेकिन वन को नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर जो एंटीसेडेंट है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो ये वन ऑफ इज नॉवेल्स इस पूरे को एक्सप्रेस करेगा। ये जो एंटीसेडेंट होगा ये पूरे को एक्सप्रेस करेगा, और जब ये पूरे को एक्सप्रेस करेगा तो एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। और जब ये प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ प्लूरल नंबर। तो इस तरह से हम इसके प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो भी इसके अंतर्गत यूज में आते हैं, आपने बट के भी बारे में देख लिया, एज के बारे में भी देखा, दैट के बारे में भी देखा, वुच, विच और हुम के बारे में भी देख लिया कि इनका प्रॉपर वे पे मैं यूज किस तरह से करता हूँ। दैट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन वहीं पर विच का यूज ये नॉन लिविंग थिंग, दैट भी नॉन लिविंग थिंग। लेकिन दैट के बारे में देखें कि दैट का यूज पर्सन्स के लिए करता हूँ, वहीं पर विच का यूज एनिमल्स के लिए करते हैं। विच के यूज में विच को सब्जेक्ट के रूप में भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और वही देखिए वर्ड एक ही वर्ड और इनके यूजेस डिफरेंट। जैसे आपने बट को देखा कि बट प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज में आ गया। बट को आपने देखा कि बट एक कंजंक्शन के रूप में भी यूज आया जो एडवर्सेशन करता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। यहाँ पर आपने बट देखा कि बट को रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में किया, और यहाँ पर इस बट का मीन क्या रहता है? जो नहीं। अब इसमें एक चीज़ और रहता है कि बट से पहले वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट निगेटिव होना चाहिए। जैसे देयर वाज नो वन, इसके बाद बट, देयर वाज नो वन बट न्यू मी, यानी कोई नहीं था जो मुझे जानता नहीं था, यानी वो डिड नॉट नो अबाउट मी, जो मेरे बारे में वो डिड नॉट नो अबाउट मी। यहाँ पर बट का सेंस जो नहीं के सेंस में, जो नहीं मुझे जानता था। देयर वाज नो वन, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। इसका मतलब एवरीबडी न्यू हिम, यानी उसे हर कोई जानता था। तो इस तरह से बट को कई तरीके से यूज में ले लिए। अब ये इसको देख करके मैं ये समझ सकता हूँ कि आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं इनको
किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में किस किस तरीके से यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट की भी करते हैं, इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे। और इनके करेक्शन के लिए भी मैं एक क्लास में और बताऊंगा, जिसमें सिर्फ आपका एक करेक्शन करवाऊंगा। तो वो करेक्शन वाला एक क्लास और देखिएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इनका यूज जो यानी बहुत वेरी बिग इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में देख लीजिएगा कि इसका मैं एक ब्रॉड लेवल पे किस तरीके से यूज करते हैं। और अगर इस क्लास से इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया, अगर इसमें कुछ डाउट्स मिलते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। उससे ये रहता है कि हमको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो ये सारे वर्ड्स को आप स्टडी करें। अगर कुछ ये लगता है कि नहीं आपकी समझ से बाहर जा रहा है, नहीं समझ पा रहे, तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ओके बॉयज।